सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, बदलाव सृष्टि का नियम है और यही बदलाव प्रकृति में हमें नए नए रूपों में देखने को मिलता है। इस समय बसंत का मौसम चल रहा है और कहते हैं बसंत के मौसम में पूरी प्रकृति नए नए रूपों में अपना रूप धारण करती है, यानी पूरी तरह से फूलों से खिलखिला उठती है। और ऐसा ही बसंत मेला हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 9 फरवरी से 13 फरवरी तक नागपुर में आयोजित किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर इस मेले का लाभ उठाएंगे। इस मेले के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। मार्च तक देश के 11 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून होगा लागू। रबी बुआई बढ़कर 642 लाख हेक्टेयर के पार। अगले महीने तक 3000 करोड़ का कर्ज देगा नाबार्ड। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। देश के करीब 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लाया गया खाद्य सुरक्षा कानून देश के 11 राज्यों में मार्च के महीने में लागू हो जाएगा। देश की 2/3 आबादी को भारी सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अधिकार यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को मार्च 2014 तक देश के 11 राज्यों में लागू करने के लिए राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं। देश के 9 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न का दर पर आवंटन शुरू हो चुका है। इस कानून से देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सस्ती दरों पर सुलभ होगा। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी आदि का आवंटन किया जाएगा। अनुकूल मौसम के चलते रबी फसल की बुआई में भी सुधार आया है। रबी बुआई बढ़कर 642 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। अनुकूल मौसम से चालू रबी में फसलों की बुआई में 5.6% की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते कुल बुआई 642.89 लाख टन हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 608.65 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। गेहूं की बुआई 315.25 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 296.32 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हुई थी। दलहन की कुल बुआई चालू रबी में पिछले साल के 149.09 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 156.73 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। देश में गोदामों की कमी से निपटने के लिए नाबार्ड मार्च तक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। ग्रामीण विकास से जुड़े नाबार्ड को उम्मीद है कि इस साल लक्ष्य जरूर पूरा होगा। चालू वित्त वर्ष में गोदामों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 5000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। इस 5000 करोड़ के निवेश से देश में अतिरिक्त 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण होगा। नाबार्ड गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 6.5 से 7.5% ब्याज पर ऋण देता है, जबकि पीपीपी और निजी क्षेत्र को ये ऋण 10% ब्याज पर दिया जाता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर ही आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा फसल उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में हल्का कोहरा छा सकता है। देखिए, इस समय किसान भाइयों के खेतों में गेहूं,
चना और सरसों की फसल लगी हुई है और मटर की फसल भी लगी हुई है। गेहूं में अभी आप देखेंगे कि जिन किसान भाइयों ने जो दूसरी जो नत्रजन की मात्रा, जो नाइट्रोजन देनी थी, अगर वो नहीं दी हो तो वो दे दें और अपने खेतों की थोड़ी निगरानी करिएगा। देखिए कई बार आजकल जो है आपकी फसलों में दीमक लगने का बहुत ही संभावना है, तो अगर आपको खेतों में कहीं कहीं आपको येलो से जो पीले रंग के पैच दिखाई दें तो उन पौधों को थोड़ा उखाड़ के देखिएगा, नीचे से उनकी जड़ जो खाली होंगी, जो आपका जो ये दीमक है, तो दीमक के प्रकोप से बचाव के लिए आप क्लोरोपाइरोफास 20 EC का उसको 5 लीटर ले लीजिएगा और 50 किलो आप जो रेत उसमें अच्छे से मिलाइएगा और शाम के टाइम 1 हेक्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम के टाइम आप पूरे 1 हेक्टर खेत में इसको छिड़क दीजिएगा, तो इससे आपका काफ़ी बचाव होगा। या जिनको किसान भाइयों को अभी सिंचाई करनी हो तो सिंचाई के पानी के साथ मिला के भी ये आप दे सकते हैं, तो इससे आपका दीमक का बचाव होगा। और या तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे, सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल गोलपारा असम की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2600 से लेकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल तक। दीवी आंध्र प्रदेश 2400 से 2500 रुपये तक। नलबारी असम 1800 से 2000 रुपये। डाल्टेनगंज झारखंड 2400 से 2500 रुपये। मक्का नारायणपुर छत्तीसगढ़ 900 से 1000 रुपये। अमरेली गुजरात 1465 से 1520 रुपये। फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश 1400 से 1425 रुपये। बाजरा पोडली आंध्र प्रदेश 1280 से 1320 रुपये। राजकोट गुजरात 1100 से 1625 रुपये। आबू रोड राजस्थान 1475 से 1525 रुपये। सरसों तेल सरायकेला झारखंड 7600 से 8000 रुपये। रायबरेली उत्तर प्रदेश 8750 से 8775 रुपये। गोलपारा असम 7800 से 9300 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। सेब अतेली हरियाणा की मंडी में 6000 रुपये प्रति क्विंटल। अरूर केरल 9000 से 9200 रुपये। नाभा पंजाब 6200 से 10100 रुपये। अमरूद उकलाना हरियाणा 1500 रुपये। कुल्लू हिमाचल प्रदेश 3000 से 3500 रुपये। समाना पंजाब 900 से 1400 रुपये। फूलगोभी सूरत गुजरात 500 से 1250 रुपये। झज्जर हरियाणा 300 से 500 रुपये। कोल्लम केरल 2600 से 2800 रुपये। आलू कछार असम 750 से 850 रुपये। डाल्टेनगंज झारखंड 1000 से 1200 रुपये। लामलोंग बाज़ार मणिपुर 1100 रुपये। प्याज पट्टी पंजाब 600 से 1200 रुपये। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 950 से 1200 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। अदरक नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में न्यूनतम मूल्य 3000 रुपये से 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक। मूंगा पंजाब 4500 रुपये से 8300 रुपये तक। लहसुन सूरत गुजरात 375 से 2375 रुपये। नाभा पंजाब 2100 से 3500 रुपये। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 2900 से 3100 रुपये। जीरा
राजकोट गुजरात 10,500 से 11,525 रुपये, अरूर केरल 17,600 से 17,700 रुपये। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। मसालों में जीरे के निर्यात में सबसे अधिक 95% की बढ़त हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से नवंबर के दौरान यहां से करीब 86,500 टन जीरे का निर्यात हुआ है। हालांकि इसके बावजूद जीरे में दबाव है और भावों में गिरावट संभव है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि संबंधी और भी अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण। लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। और या तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। किसान भाई बहनों, मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। यानी खिले खिले और सुहावने से मौसम की शुरुआत हो गई है। यूँ कहें कि बसंत ने दस्तक दे दी है और इस बसंती मौसम में कृषि वसंत मेले का भी आयोजन किया जा रहा है नागपुर में। ये मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और इस मेले के जो प्रमुख आकर्षण हैं वो रहेंगे कृषि उत्पाद, बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और नई नई तकनीकी जानकारियाँ। और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन कृषि से संबंधित नई नई जानकारियों को जानकर कृषि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। यानी कि बीज से लेकर बाजार तक का सफ़र तय करेगा ये मेला। गागर में सागर को भरेगा ये मेला। तो आइए इस मेले की देखते हैं ऐसी ही एक झलक। देश में कृषि आज विभिन्न पायदानों से आगे बढ़ता हुआ कितनी ऊंचाइयों तक जा पहुंचा है, इसका अंदाजा लगाना हमारे और आपके लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। पर इन तमाम अटकलों को दूर करता, कृषि की उपलब्धियों से साक्षात्कार कराता कृषि वसंत मेला। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भव्य जानकारी का भंडार लिए देश भर के अनुभवी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के ज्ञान का समुंदर लिए नागपुर में 9 से 13 फरवरी तक आयोजित कृषि वसंत मेला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कृषि वसंत की भव्यता इसके मुख्य द्वार से झलकती है। देश भर से मेले में आ रहे जिज्ञासु किसानों को मेले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही लोक संगीत की मधुरता जहां उनके उत्साह को बढ़ा रही है, वहीं मेले को चार चांद भी लगा रही है।
किसानों का भारत के विकास और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है और इसी के मद्देनजर कृषि वसंत 2014 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से किसानों और अन्य भागीदारों ने हिस्सा लिया। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है दिलीप सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार की तरफ से। हम बातचीत में सिंह साहब आपसे ये बात करना चाहते हैं कि इतना बढ़िया इवेंट ये कृषि वसंत नागपुर में हो रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके प्रिपरेशन में क्या एफर्ट्स लगाए गए और इतने सारे किसान, लगभग लाख बोले गए किसान देश के कोने कोने से आए हैं। इसकी जो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ी, आपने पूछा, तो हमें बहुत कार्य करना पड़ा है। सबसे पहले तो हमें पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स को अब कॉन्फिडेंस में लेके उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा और उनसे हमने हर गांव के लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे जो भी कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। सक्सेस स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उन सक्सेस स्टोरी को डॉक्यूमेंट भी किया। जो सक्सेस स्टोरी जो चल रही है, जो हमारे किसान जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उन किसानों को भी हमने आज यहाँ पे बुलाया है, उनको भी हमने स्टॉल दिया है ताकि वो अपने जो उन्होंने अच्छा कार्य किया उसके बारे में बता सकें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमने जो हर स्टेट को कहा कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को नागपुर में भेजें, जिसके लिए हमने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से 33 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और इस बार पूरे साउथ से, ईस्ट से, नॉर्थ से, हर जगह से हमारे पास किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें करीब 650 एग्जीबिटर्स जो हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हैं जो उनके उत्पाद उनको दिखा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो जॉइन इन ए बिग वे और करीब 300 के करीब प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें आए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शनी की है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, उसका एक पूरा अलग से पंडाल है और उन्होंने भी उनके जितने भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो किसान यहाँ आ रहे हैं, जब यहाँ देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है 2 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जैसे आज जो दो सुबह से जो टॉक्स हुई हैं यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा, एक तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हुई है और दूसरी मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर भी किसान बैठ के देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि ये इवेंट तो नागपुर में हो रही है, लेकिन इस वक्त ब्लॉक लेवल पर और ज़िले लेवल पर पूरे भारत में किसान जो बैठे हुए हैं और वो अपने टीवी पर इंटरनेट के माध्यम से, जिसे वेबकास्टिंग कहते हैं, के माध्यम से जो यहाँ हो रहा है वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। एक किसान को खेती के लिए जिस भी ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले बात है सीड की, बीज के बारे में। तो बीज के बारे में हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। जैसे नेशनल सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने स्टॉल लगाया है, प्राइवेट सेक्टर ने भी लगाया है। तो किसानों को अच्छे बीज कैसे पैदा करें या कहाँ मिलते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का प्रयोग करें ताकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और ईल्ड बढ़ सके। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हमने, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जितना अनाज पैदा होता है उसमें से काफ़ी परसेंटेज उसकी है, 10 से 15% जो है वो ख़राब हो जाता है। इस कारण से कि हमारे पास भंडारण की या स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है या फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसान हमारे खाद्य प्रसंस्करण के स्टॉल में जाएंगे तो उन्हें वहाँ जानकारी मिलेगी कि कैसे आप खाने को, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी बात है। इसके अलावा पेस्टिसाइड की बात है, इंसेक्टिसाइड की बात है, उसके बारे में भी हम हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट जानकारी दे रहे हैं कि खेतों में अगर कोई कीड़ा लग जाता है या कोई और बीमारी आ जाती है तो उसके बारे में कैसे इससे निपटा जाए। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जितनी भी फील्ड हैं उन सब के ऊपर हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन चल रही है। भारत के दिल में बसे नागपुर शहर में आयोजित कृषि वसंत 2014 में लाखों किसान आए और उन्होंने यहाँ दी जा रही जानकारियों का लाभ लिया। इस आयोजन में विभिन्न फसलों, पशुओं, पक्षियों व मछलियों के 300 से भी अधिक प्रदर्शन हैं और किसानों व वैज्ञानिकों के बीच में उन्हीं की भाषा में सीधा संवाद स्थापित किया गया है। नागपुर स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित कृषि वसंत में कई प्रगतिशील और सफल किसानों ने भी प्रतिभागिता की और अपने अनुभव अन्य किसानों से साझा किए।
इस ब्रीड को पालने का क्या फ़ायदे हैं, ये हमें प्लीज़ बताइए। जी, ये जमुनापारी ब्रीड का ये इतना अच्छा फ़ायदा ये है कि ये मिल्क और मीट पर्पज़ की ब्रीड है, जो दोनों काम में आता है। ये इसकी जो मादा है ये एक बार में दिन में सुबह 1 लीटर और शाम में 1 लीटर दूध दे सकती है। इसका पालन पोषण अच्छे से रहा तो इसका मेल जो है 1.5 साल में, जैसे आप देख रहे हैं, ये आज 70-80 किलो का हो चुका है। और ये ईद में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। ईद पर्पस में हमको भी काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में इसकी कीमत आती है। और इसमें आज खेती के लिए बहुत अच्छा जोड़ धंधा के हिसाब से ही आया गया है। और हमारा शौक भी है कि हम इसको जमुनापारी को बढ़ावा दें, इसलिए हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। गन्ना लोग पत्ती से चला देते हैं, उससे प्रदूषण बनता है और ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती है। तो हम वो मशीन खेत में चला देते हैं। 1 एकड़ में कम से 8 से 10 लीटर डीजल लगता है ट्रैक्टर को। और वो मशीन की जो मशीन चलने के बाद में उसका भूसा बन जाता है। 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा बन जाता है। तो खेत में मल्चिंग हो जाता है सर। मशीन चलने के बाद में ऐसा लगता है कि अपन ने कोई चादर बिछा दी है। तो स्प्रिंग चलाने के बाद में वो पत्ती बैठ जाती है। तो उसी में सर ये पानी भी कमी हो जाती है। उसमें पत्ती रहने से जो धूप गिरती है उससे पानी की नमी बनी हुई रहती है। वह अच्छा बच्चा, अच्छा बैल से अच्छा बच्चा निकलता रहा, उसको अच्छा पालने के लिए कुछ कमाल की बात नहीं, उसको प्यार मोहब्बत होना पहले की बात। अच्छा ब्रीड को सेलेक्ट करना, क्या यहाँ से दुनिया में मशहूर 26 वैरायटी गाय में उत्तम गाय ओंगोल वाला एकदम उत्तम। और राजस्व उसका स्वरूप का, उसका स्टाइल, बड़ा साइज, उसका जहन अच्छा पूरा। लेकिन साहब इसे अच्छा दूध देने वाले गाय को अच्छा बच्चा पैदा होता ना, ऑटोमेटिकली वो 10-15 लीटर दूध लेके वहाँ के ज़मीन में अच्छा कैल्शियम होता, अच्छा वो बोलता ना सब नत्रजनी उसमें होता। मशरूम शुरुआत के 1 साल में मैंने मशरूम लगा करके पैदा करके उसको बेचा, ताज़ा भी बेचा, सुखा करके भी बेचा। क्योंकि ढींगरी मशरूम जो है वो सुखा करके ही भी बेचा जाता है। उसके पश्चात मुझे ये लगा कि इतना अच्छा फ़ायदा उसमें नहीं मिल रहा है जितना अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए मशरूम के काम में। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसके अन्य तरीके के उत्पाद तैयार किए जाएं और जिनको बेच कर एक अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो फिर मैंने उसमें अपना मशरूम सूप पाउडर के रूप में एक डेवलप किया, जिसकी वजह से एक अच्छा पैसा मिलने लगा। जो मशरूम 450 रुपये किलो बिकता था वही मशरूम 1000 रुपये किलो के रेट में बिकने लगा। इसी वजह से मुझे लुधियाना में सीफेड संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया गया था वैल्यू एडिशन के काम के लिए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं गया हुआ था। आज भी वर्तमान में मैं इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हूँ ये भी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही है कि मैं आज इतना बड़ा मेला मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। और आज मैंने सूप के अलावा मशरूम का अचार और मशरूम की और दिमाग में ऐसी कई रेसिपीज़ हैं जिनसे कि आगे चल के एक अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सके। वर्तमान में तो अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने के हिसाब से मैं बराबर मशरूम के ऊपर कल्टीवेशन के साथ साथ उसके वैल्यू एडिशन के कार्य करता रहा हूँ और करता जा रहा हूँ आज भी। कृषि वसंत, जहाँ है जानकारी कृषि की अनंत। तो देर किस बात की, यहाँ है अनुभवी किसानों का ज्ञान। कृषि वैज्ञानिकों के नए नए अनुसंधान और हर क्षेत्र के अनुकूल नई नई तकनीकें एक ही जगह पर, और आपको कहाँ मिलेगी। तो देर न कीजिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मेरा कृषि वसंत। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत।
9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। आपके खतों का हमें रहेगा इंतजार। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि दर्शन के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।